इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से मेरे दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी पे। और लगातार मेरी करंट अफेयर की क्लास में आपके कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे कि सर हिंदी की क्लासेस क्या चलेंगी। आपको हमने ऑलरेडी कहा है कि एग्ज़ाम के टाइम मल्टीपल बैचेज चलते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कई क्लासेस यूट्यूब पर जो वह स्किप हो जाती हैं, क्योंकि बैचेज ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि हर जगह टीचर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल मैं हिंदी की आपकी क्लास को YouTube पे जो है वो शुरू करने जा रहा हूं और एक नए फेस से आपको जो है अवगत कराने जा रहा हूं, एक नए चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं। और आप यकीन मानिए कि आपको जो क्लासेस YouTube पे मिलने वाली हैं बहुत ही प्रीमियम लेवल की मिलेगी। मैंने डिटेल्ड डिस्कशन जो है हिंदी लैंग्वेज को लेकर, चूंकि क्लासेस नहीं चल रही थी इसलिए किया है, और एक अलग तरीके से हिंदी को जो है आपके बीच सामने लेकर आ रहे हैं। CUET के लिए अगर आप एक महीने YouTube से कहीं से पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं, फ्री तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच के माध्यम से आप पूरी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आपके लिए हो सकता है चेहरा नया हो, लेकिन हमारे लिए नया नहीं है। फिर भी मैंने उनसे जो है UG कोर्सेज के ऊपर जो है बहुत ही बारीकी से बात किया है। तो अतुल सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। अतुल सर जो है वो मालवीय एकेडमी में ऑलरेडी PG के जो बच्चे होंगे उनको जान रहे होंगे। PG के कोर्सेस में सर जो है वो पढ़ा रहे थे, और अब YouTube पे UG कोर्सेस के लिए जो है सर को हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है UG कोर्स में। थैंक यू सर। और उम्मीद करेंगे कि कुछ क्रांति जो है वो बच्चों के साथ हो जी। और 30 दिनों का सर का एक प्लानर जो है वो हमने देखा है। कुछ सुना देता हूं बच्चों। कुछ सुनाना चाहते हैं? सुनाइए सर। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। नमस्कार, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो सभी बच्चों स्वागत है। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं मास्टर्स कर रहा हूं BHU से। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने CUET 2023 PG में सेकेंड रैंक प्राप्त की है BHU में। तो आप लोग बिल्कुल भी ये समझे कि सर नए हैं, एक्सपीरियंस है, PG में पढ़ा चुका हूँ और रिजल्ट भी आया इस बार। आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए, बच्चों को इसका कोई जो वो फर्क नहीं पड़ना है। और अगर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोग समझ ही जाएंगे। बिल्कुल, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप पढ़िए क्लासेस, कोई दिक्कत आएगी मैं आपके साथ हर स्टेप पे खड़ा हूँ। और सर बस क्लासेस ऐसी चलनी चाहिए कि इनको लगे कि हाँ हमको ये कंटेंट जो है वो फ्री टाइप नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको इस माइक के साथ साथ जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हैंड ओवर कर रहा हूँ। जैसा कि इस बैच का नाम उम्मीद बैच है, तो सर ने मुझ पर उम्मीद रखी हुई है। और वो सर कहते हैं कि हम पंक्ति सुने हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का जी सर, हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, और मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। और इस माइक के साथ साथ हमने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी सर। बिल्कुल, अब उनके पास केवल कॉपी कलम है जी सर। तकदीर लिखना जो है वो आपके हाथ में। बिल्कुल सर, जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत जो है वो नीडी बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो 1000-1500 के कोर्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकते जी सर। ये वैसे बच्चे हैं। तो इन बच्चों के लिए आपकी मेहनत जो है वो उनसे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इनको ये एक आभास हो, इनको एक आभा मंडल जो है एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो कि ये इनको फील ना हो कि मैं किसी पेड कोर्स से नहीं जुड़ा हूँ, मैं जो फ्री वाला हूँ, इनको ये फीलिंग ना आने पाए। इनको ये लगना चाहिए कि नहीं, मालवीय एकेडमी अपना परिवार है और परिवार के एक सदस्य के रूप में सर हमसे ज्यादा मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लीजिए सर, मंच आपके हवाले। और बिल्कुल सर, जो भी डिस्कस करना है वो बच्चों के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। सर ने मुझ पर विश्वास रखा है कि मैं आपको CUET UG 2024 हिंदी लैंग्वेज प्रिपरेशन कराऊं। तो वास्तविक रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल, अगर 200 में से 200 अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, 200 का पूर्णांक है, तो आप लोगों के 199 नंबर नहीं होने दूंगा। आपके साथ मेहनत करूंगा और आपसे भी मेहनत करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास बनाइए।
अपने एकेडमी पर विश्वास बनाइए, अपने ऊपर विश्वास बनाइए, अपने सर पर विश्वास बनाइए। क्योंकि जब आप विश्वास बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आप पर विश्वास बनाने शुरू कर देता है, और जो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वह भी आप पर विश्वास करेगी। पूरा विश्वास कहने का मतलब है विश्वास का ही खेल है। अगर आप किसी पर विश्वास रखेंगे तो कोई आप पर विश्वास रखेगा। नहीं तो अंतिम समय है, 1 से 2 महीना बचा हुआ है, सब बच्चे परेशान हैं, CUT का फॉर्म आ गया है, एग्ज़ाम होने वाला, इधर उधर भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो जो बच्चे इधर उधर घबराते रहेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो वह बच्चे अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सिलेक्शन ले लेंगे तो कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, कोई एफिलेटेड कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उनको ना ही कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल पाएगी उनकी, और ना ही मेन कैंपस, और ना ही हॉस्टल मिल पाएगा। बच्चे ले लेते हैं छोटा मोटा कोई कॉलेज मिल जाएगा, मान लीजिए BHU ही मिल गया, एफिलेटेड कॉलेज मिल गया, है ना। तो हालांकि गंदे नहीं है कोई कॉलेज, लेकिन क्यों ना, जब मेन कैंपस की सुविधा है तो आप लोग मेन कैंपस लें। तो बिल्कुल, तो आज मैं हिंदी लैंग्वेज का पूरा सिलेबस एंड पैटर्न डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। क्या है इसका पैटर्न, क्या है सिलेबस, और क्या हम लोगों की स्ट्रेटजी होने वाली है। 1 मिनट में माइक लगा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। क्या होने वाला है हम लोगों का स्ट्रेटजी पूरी क्लास में। क्या अब कुछ बच्चों के मन में होगा, क्या सर आप MCQ ही कराएंगे, क्या थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, क्या जैसे ऐप में क्लासेस होंगी वैसी हमें क्लासेस नहीं मिलेंगी। कई सारे बच्चों के डाउट में होगा, सर वहाँ तो पैसों में मिलता है, तो क्या यहाँ थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है बच्चे। जो कंटेंट है, जो कोई बताइए पढ़ाएगा, तो क्या ऐसे कम करेगा क्या कि यार मैं इनको कम समझाता हूँ, इन बच्चों ने फीस नहीं दी, ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसा कि सूरज सर शुरू में समझा कर गए हैं कि जितना भी हो सर आपसे, जितनी भी मेहनत की जा सके बच्चों के प्रति हिंदी में, उतना आप कीजिएगा। कहीं ना कहीं मेरी मेहनत आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा सूरज सर ने बोला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना हिंदी लैंग्वेज के विषय में, ठीक है। तो पहले तो बात आती है हम लोगों के पैटर्न की, इसका पैटर्न क्या होने वाला है। उसके बाद आता है सिलेबस, फिर क्या हम लोगों की स्ट्रेटजी होने वाली है कि पूरी क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले जाने से पहले, पैटर्न सिलेबस पर जाने से पहले, हिंदी लैंग्वेज के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये हिंदी शब्द है, काफ़ी जाना पहचाना सभी को लगता है कि हिंदी का नाम बचपन से सुनते आए हैं, बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है। तो कुछ बच्चों को लगता है सर ये हिंदी सब्जेक्ट को क्या पढ़ना, इसे तो हम पेपर में बिना पढ़े ही जाएंगे और वहाँ हल करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इसको मतलब इतना सरल, इतना आसान नहीं मानते हैं, इसको हल्के में नहीं लेते हैं, उसको सीरियस होकर पढ़ते हैं, जैसे किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के बच्चे हो गए। और पहले प्रकार के बच्चे जो इसे बहुत ही आसान मानते हैं, कहते हैं अरे हमें इस तो पेपर में सीधे इससे मुकाबला करेंगे, तो वैसे ही बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। जब स्कोर नहीं कर पाएंगे तो रैंक नहीं आएगी, रैंक नहीं आएगी तो ना ही हॉस्टल मिलेगा, ना ही कैंपस मिलेगा, ठीक है ना। कैंपस के साथ हॉस्टल भी बहुत ही डिपेंड करता है ना। फिर आप लोग इधर उधर बाहर भटकते रहते हो, कैंपस की जो सुविधाएं होती हैं ले ही नहीं पाते हो, इसलिए मैं हॉस्टल का चर्चा कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं वर्तमान में स्वयं PG कर रहा हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और हॉस्टल में रहता हूं। जैसा कि बताया कि 2023 में 2nd रैंक थी मेरी BHU में, है ना, ठीक है। तो मेरा कहने का निष्कर्ष यह था कि इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि सर हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही आसान होता है, पढ़ेंगे भी तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लास्ट के 10-15 दिनों में हम दूसरे टॉपिक पर ध्यान देंगे, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितना आप अदर सब्जेक्ट को देते हो। यही आपका स्कोर बनाएगा एक जब रैंकर में आप आएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे तो ये यहीं से होता हुआ ये रास्ता जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, आजकल राजनीतिक माहौल ज़्यादा है बाहर, है ना, क्योंकि चुनाव आने वाले भी हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव है
तो जो भी राजनेता हैं तो वह उत्तर प्रदेश की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो उसी प्रकार अगर मैं उदाहरण देकर कहूँ कि हिंदी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करना है, आगे चर्चा करेंगे, और 200 का पूर्णांक होगा। और यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग मेरी क्लासेस करते रहेंगे तो 200 में 199 नंबर, 199 नंबर नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है, 199 नंबर नहीं होने दूंगा। और ये आपको कब लगेगा, जब आप मेरी 1 क्लास करेंगे, 2 क्लास करेंगे, तब आपको लगने लगेगा जी सर मेहनत कर रहे हैं, सर कंटेंट कुछ अलग ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आपको लगने लगेगा, ठीक है। अभी तो मैं समझा दे रहा हूँ, आपको समझ भी पा रहे हो, लेकिन जब पढ़ेंगे समझेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये बात हो गई हमारी हिंदी लैंग्वेज को लेकर। अब हम बात करेंगे पैटर्न को, कि क्या पैटर्न है इसका, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या कि नहीं होती है, ठीक है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन जो एकदम अभी से आए हैं बच्चे, तैयारी करना शुरू किए हैं, उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए, ये आपका पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 50, ठीक है। आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 40, ठीक है। नंबर आपके सामने 50 क्वेश्चन दे देगा और कह देगा 40 अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है बच्चों के सामने, सर ये 40 अटेम्प्ट करने तो कहाँ से अटेम्प्ट करें, शुरू से अटेम्प्ट करें या पीछे से अटेम्प्ट करें या बीच से अटेम्प्ट करें, कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर छोड़ें कौन से, शुरू से छोड़ें या अंत से छोड़ें। तो बच्चे 50 में से 40 आपको कहीं से भी अटेम्प्ट करना है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। मान लीजिए आप शादी में जाते हैं तो खाने का बुफे लगा होता है आपके सामने, होता है कि नहीं होता, तो आप ये तो नहीं सोचते कि यहाँ से खाऊंगा वहाँ से खाऊंगा, जहाँ से आपको पसंद होता है वहीं से आप खाना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ नहीं खाना होता है उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे आपको भी करना है, 50 में से 40 क्वेश्चन कहीं से भी आपको करने हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है। और एक बात अब देखिए, 10 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, देखिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, यानी कि जो नहीं आ रहे वो तो हमें छोड़ ही देना है। आप लोग कितना भी प्रिपरेशन करके जाते हो, 1-2 क्वेश्चन में तो डाउट आता ही है ना, तो एनटीए महाराज कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ ही दो, चिंता क्यों कर रहे हो। तो बिल्कुल कहने का मतलब है, बिल्कुल 200 में से 200 का कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आराम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है 50 में से 40 कर दो। हालांकि हम लोग इस प्रकार की तैयारी करेंगे कि 50 में से 50 क्वेश्चन हम लोगों से बने। अगर आप PYQ भी सॉल्व करते हो तो ऐसा मत सोचो कि 50 में से 40 ही हमसे बन जा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, नहीं। अगर आपसे 50 में से 40 बन रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ऐसा मत सोचो। 50 में से 50 बने, इस लेवल की तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ क्वेश्चन और अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं। फिर टाइम, बच्चों के सामने टाइम का प्रॉब्लम आता है, 45 मिनट का समय दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, यानी कि 40 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पर्याप्त है। इतना हिंदी में आप लोग समय को लेकर निश्चिंत रहें, ठीक है। और मान लीजिए किसी में 1 मिनट से ज़्यादा लग जाता है तो 5 मिनट तो एक्स्ट्रा दिया ही हुआ है, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, तो 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, और चूँकि समय है 45 मिनट तो 5 मिनट आपके सामने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। टोटल मार्क्स कितने का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका होगा 5 नंबर का, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, तो पूर्णांक कितने का हो गया, 200 का। इसमें नहीं गुणा करना है, ठीक है ना, 250 हो जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट कितने करने हैं, जितना आप अटेम्प्ट करोगे वो कह रहा है। अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 40 में से हम 45 अटेम्प्ट कर देंगे तो क्या होगा, नहीं, कुछ मायने नहीं होगा, वो आपके 40 क्वेश्चन ही लेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चक्कर में मत रहें, 40 क्वेश्चन ही बिल्कुल सही करें, ज़्यादा ओवर स्मार्ट में मत पढ़ें। तो 200 का पूर्णांक होगा, क्लियर है। प्रत्येक क्वेश्चन को के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अब निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। अगर वही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हैं 40 क्वेश्चन कर आए, ठीक है, 40 करने ही हैं आपको, ठीक है। अब उसमें से आपके CUT का एग्ज़ाम देने गए, 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब 40 में से 40 जिसके सही हैं
तो उसको तो मिल जाएंगे भैया 200, ठीक है, उसको 200 नंबर मिल जाएंगे, उसको 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब एक बच्चा आया, उसने 30 सही किए और 10 गलत कर दिया, ठीक है। तो अब उसका कितना नंबर आएगा, माइनस मार्किंग समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, ये तो हो गया आपका 150। अब उसने 10 गलत कर दिए, तो 10 गलत कर दिए तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी 10 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसमें 10 अगर आप हटा देंगे तो 140 नंबर आपको प्राप्त होगा। माइनस मार्किंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल माइनस मार्किंग है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप लोग पूरे के पूरे अटेम्प्ट कीजिएगा हिंदी में, ठीक है ना, मेरी क्लास करने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ अटेम्प्ट तो 40 करने हैं, लेकिन आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक चीज़ें समझाऊंगा कि आप लोग वहाँ जाकर कहेंगे सर हमसे तो 50-50 बन रहे हैं, हमें करना तो वहाँ 40 ही है। तो हमने बहुत आसानी से कर दिए हैं, जो हमारा मनपसंद हुआ हमने वही कर दिया। अब इसी तरह तो आप लोग शादी में जाते हो तो बूफे लगा होता है, जो मन होता है वही खा लेते हो, तो इसी तरह वहाँ आपको जाकर कर देना है, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न दोस्तों दिमाग में रटा होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या रास्ता है, यह है पैटर्न हमारा। जब तक रास्ता नहीं पता होगा तब तक आप उसमें चलेंगे कैसे। जब रास्ता पता होगा तो दौड़ भी सकते हैं, ठीक है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चल भी सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप दौड़ने का मतलब क्या है, सांकेतिक अर्थ है कि आप मेहनत कितना ज़्यादा करते हैं। कोई अधिक मेहनत करेगा, कोई यानी कि चलेगा कम मेहनत करेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, अटेम्प्ट आपको 40 करने हैं, टाइम आपके पास 45 मिनट है, टोटल मार्किंग आपकी 200 नंबर की है, नेगेटिव मार्किंग 1/5 की है, माइनस की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम लोग, बात आती है सर अब पैटर्न तो पता चल गया, अब सिलेबस थोड़ा बता दीजिए, ठीक है ना। सिलेबस क्या है, हमें सिलेबस नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो एक तो एनटीए ने सिलेबस बताया हुआ है, बहुत ही संक्षेप में बताया हुआ है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या दिया हुआ है, समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। और एक हमने बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू 2022-2023 के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार बताया हुआ है, ठीक है, सिलेबस। तो दोनों को आप समझेंगे, ठीक है। तो एनटीए क्या कह रहा है, क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। देखिए यहीं पर पूरा गेम फंसा हुआ है, ये देखिए लिमिटेड टू, बट आर नॉट लिमिटेड टू, इनकी कोई सीमा नहीं है। कह रहा है ये जो नीचे टॉपिक दिए हुए हैं इनसे तो आएगा, लेकिन कोई सीमा नहीं है। हिंदी में भी दिया हुआ है, भाषा अनुभाग के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं है। कह रहा है कि हाँ ये जो दिए हुए हैं इनसे तुम आएंगे ही, लेकिन कोई सीमा भी नहीं है, तुम पढ़े रहो, पढ़ते जाओ। अगर इधर उधर से आएगा तो कंप्लेन मत कर देना कि इधर से नहीं आया। ये एनटीए महाराज कह रहे हैं। बताइए, कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि बच्चों को हम कह रहे हैं लिमिट नहीं है, कोई जिम्मेदारी इनसे मतलब नहीं। लेकिन परेशान ना हो, मालवीय एकेडमी आपकी जिम्मेदारी समझता है, तो आप लोग परेशान मत हो, एक भी आपका कोई टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के होंगे, ठीक है, ये भी डिफाइन कर दिया है। अपठित गद्यांश को देखिए डिफाइन कर दिया है, लेकिन पूरे सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है। देख रहे हैं आप लोग, अपठित गद्यांश को बता दिया है, लेकिन आगे अगर सिलेबस देखेंगे उसे डिफाइन नहीं किया हुआ है। देखिएगा, एक फैक्चुअल होगा, वास्तविकता यानी कि जो वास्तविक हो, जैसे कोविड आया था, G20 सम्मेलन हो रहे हैं, लद्दाख की घटना चल रही है, और अभी एक घटना आपकी, तो ये सब वास्तविक घटना है ना। कोविड हो गया, G20 सम्मेलन हो गया, और जैसे लद्दाख में करंट में घटना चल रही है, ये सब वास्तविक घटना। यहाँ से आर्टिकल टाइप आपके पेपर में आ सकता है और उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर नरेटिव, कथात्मक। कथाएं पौराणिक हो सकती हैं, सांस्कृतिक हो सकती हैं, साहित्यिक हो सकती हैं, ठीक है, तो कथा हो गई। अब ये लिटरेचर से, लिटरेचर में क्या है ना,
पूछ देगा कि मान लीजिए बिहारी दास जी हैं तो उनके कृतित्व जीवन का परिचय दे देगा कि इनका जन्म यहाँ हुआ था। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, रीति काल के रीति सिद्ध धारा से आते हैं बिहारी लाल जी। तो उनके जीवन के बारे में दे देगा, उनकी रचनाएं उन्होंने ये लिखी है, उन्होंने श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान दिया, ऐसे गद्यांश आपके सामने रख देगा, साहित्य से उठाएगा। लेकिन क्या पता तुलसीदास जी के बारे में दे दे, उनके कृतित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, तो ये साहित्य से संबंधित हो जाएगा। ओवरऑल हमें समझना ये है, निष्कर्ष से निकलना है, हमें इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारे सामने तो पेपर में जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक गद्यांश है, बस आपको इससे ज़्यादा समझना नहीं है और उसे हमें पढ़ना है और उसे हमें आंसर देने हैं। वहाँ थोड़ी ना देखने बैठ जाएंगे कि पहले बार सोचना है कि ये वास्तविक है या साहित्यिक है, ये नहीं सोचना है, ये तो ऐसे नरेट कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने भी आपको समझा दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दे दी हम वर्बल एबिलिटी, मौखिक क्षमता। अब मौखिक क्षमता में तो बहुत सारे आ जाते हैं, क्या आते हैं क्या नहीं आते। हालांकि हमने आगे डिफाइन किया हुआ है अपने सिलेबस में, जो हमने अकॉर्डिंग टू 2022-2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिलेबस बनाया हुआ है, वहाँ डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अब मौखिक क्षमता में जैसे आप लोगों का आ जाता है शुद्ध अशुद्ध कथन आ जाते हैं, ये आपके सेंस पर ही आधारित होता है। तो ठीक है, मौखिक क्षमता, भागों को पुनर्व्यवस्थित करना, जैसे कोई एक सेंटेंस दे देगा लंबा सा, उसे तोड़ मरोड़ के ऑप्शन में रख देगा 1 2 3 और 4, कह देगा इन्हें सुव्यवस्थित कीजिए। जैसे राजू बाजार जाता है, तो शुरू में रख देगा जाता है राजू बाजार, ऐसे कर देगा और आपसे कह देगा इसको सुव्यवस्थित कीजिए, जो एक आदर्श, एक सुव्यवस्थित सेंटेंस के रूप में उसे रखिए, ऐसा व्यवस्थित कीजिए। सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन मान लीजिए दे देता है कि जैसे कवयित्री है, उज्ज्वल है, ये गलत दिए हुए हैं लेकिन एक सही दिया होगा, ठीक है, जैसे उज्ज्वल, तो इनमें से कह देगा सही वाक्य का चयन कीजिए, तो आपको ऐसे टिक मार देना है, ठीक है। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, उन्हें आपको चुनना है। पर्यायवाची विलोम शब्द आप सब लोग जानते हैं, शब्दावली यानी कि वोकैबलरी। अब देखिए वोकैबलरी में शब्दावली, इसके अंतर्गत आपके उपसर्ग आ जाते हैं। शब्द ही तो होते हैं, एक मुख्य शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग, पीछे जुड़ता है प्रत्यय, तो उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये सारे शब्दावली के अंतर्गत ही आते हैं। समानार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सारे शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनटीए ने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसके सिलेबस को तो थोड़ा सा देखना ही एक नज़र से, लेकिन जो हमने बनाया हुआ है उसको भी देखना है। आइए देखिए, ये है सिलेबस हमारे द्वारा बनाया हुआ, अपठित गद्यांश व पद्यांश, ठीक है ना। ठीक है, ये तो एनटीए ने भी दिया हुआ है। अपठित गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। अब इसके बाद हमने रखा है वर्ण विचार। देखिए, चूँकि व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण का आधार अगर हम वर्ड नहीं समझेंगे, वर्ड के अंदर आते हैं आपके स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन ही जानेंगे तो जो आगे पढ़ेंगे उसको कैसे समझेंगे। इसीलिए हालांकि वर्ण विचार से आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, लेकिन अगर एक क्लास में हम लोग वर्ण विचार को समझ लेंगे तो क्या ही दिक्कत होगी, आधार बन जाएगा। और चूँकि उनका आगे काम है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, संधि में काम आएगा, समास में क्या काम आएगा, वर्ण विचार आपका, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आपके आते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब आते हैं शब्द विचार के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है। विकारी, अविकारी, ये सब आपके शब्द विचार के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ये देखिए, विकारी शब्द को हम अलग से डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये एनटीए ने नहीं कहा है कि हम संज्ञा पूछेंगे, सर्वनाम पूछेंगे, लेकिन 2022 और 2023 के पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और अच्छे खासे पूछे गए हैं, थोड़े बहुत नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना।
तो इनको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर एनटीए की हम सुनेंगे तो फिर हम लोगों का काम तमाम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को। तो विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अब दोस्तों 2023 के एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विकारी इनमें से कौन सा विकारी नहीं है। 3 दे दिया था, 1 हटा दिया था। तो हमें यह भी जानना है कि विकारी कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये आपके विकारी होते हैं। ये तो आधार है, बेस है पूरा, ठीक है। आपने संज्ञा तो जान ली, सर्वनाम तो जान लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि ये विकारी के अंतर्गत आते हैं, तब वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रस। रस को आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th 10th में, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर शुरू करेंगे। रस कितने प्रकार के होते हैं, उनका स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। आप लोग PYQ देखे होंगे, बड़े ही आसान से आते हैं, बस एक बार उनको अच्छे से समझने की, जानने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है हम लोगों का अलंकार। देखिए अलंकार गलत लिखा हुआ है ना, क्या इसी तरह दे देता है पेपर में कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगर अलंकार दे देगा तो बच्चे सही कर देंगे, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखता है अलंकार। अलंकार बड़ा का होता है, ठीक है ना, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। अलंकार पढ़ेंगे। छंद, छंद में आपके आते हैं दोहा, चौपाई, सोरठा, या आपके छंद के अंतर्गत आते हैं। कितने चरण में होते हैं पूछ देगा। इन चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इतना पूछ देगा, बस हो गया, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा मात्राएं पूछ देगा, ठीक है, तो मात्राओं का ज्ञान भी हम आपको करा देंगे, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। कुल मिला के ये समझ लीजिए, ठीक है ना। संधि, संधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समास पढ़ेंगे बिल्कुल आधार से, यानी कि बेसिक चीज़ें समझेंगे। ऐसा नहीं है कि संधि आओ सीधे MCQ कराने लगूँ, नहीं। संधि का कॉन्सेप्ट क्या है, कहती क्या है संधि, ये सब चीज़ें हम लोग, कहने का मतलब है विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मुख्य रूप से 2 लिंग होते हैं, ठीक है। वचन, कारक, काल, अविकारी, ठीक है। वाक्य, वाच्य। अब देखने पर सिलेबस तो लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे है काल में क्या पढ़ना है, वर्तमान, भूत, भविष्य। क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रैक्टिस कर लेंगे, बस ख़त्म हो गया। आप जाएंगे PYQ हल करेंगे, आपसे बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिलेबस बड़ा नहीं है, हमने सिर्फ उसको आपको विस्तार से समझाने के लिए बनाया हुआ है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अरे भाई बहुत दिनों बाद हो गए, तुम तो ईद का चांद हो गए, ठीक है ना। अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अब इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये तो तभी जानेंगे जब क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर अभी समझाने लगूंगा तो समय काफ़ी लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, ओके। फिर आपका आता है पत्र लेखन, भाषा विज्ञान, साहित्य, युग का परिचय, युग के प्रमुख कवि। तो इसको हम लोगों ने ज़्यादा विस्तार से दे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि आप सभी को पता है मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो साहित्य से जो आपका क्वेश्चन बनेगा तो वो तो कन्फर्म है, छूटेगा नहीं, ठीक है। मैंने एनालिसिस किया हुआ है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन बहुत ऊपर से उठाता है। कैसे उठाता है बताऊँ। जैसे है भक्ति काल। अब भक्ति काल में सगुण धारा है और निर्गुण धारा है, ठीक है। अब सगुण धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, ठीक है। सगुण धारा में 2 शाखाएं हैं, एक राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। फिर निर्गुण धारा में 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। तो इन्हीं के जो प्रतिनिधि कवि हैं, 4 से 8 कवि हो गए, बस इन्हीं का क्रम पूछ लेगा, इन्हीं की रचनाएं पूछ देगा, पूरा भक्ति काल आपका समाप्त। डीप नहीं जाता है, क्योंकि उससे आपको बेसिक पूछना है। एंट्रेंस ही तो है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थोड़ी ना है, वह तो आपको जानना चाहता है। आप लोगों ने अभी जो 10th में 12th में पढ़ा, तो क्या आपने 10th 12th में मस्ती ही की या वास्तविक रूप से पढ़ा। अगर आप लोगों ने वास्तविक रूप से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको एडमिशन देगा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे सभी बच्चों को एडमिशन दे देगा तो फिर कैसे होगा। हम लोगों का जो समाज है, जो शिक्षा पर पैसा खर्चा होता है तो व्यर्थ चला जाएगा, जो सरकार इतना फंड देती है, ठीक है ना। पत्र लेखन, भाषा विज्ञान। पत्र लेखन में पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये सब जानेंगे, ठीक है।
ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस को आपको ध्यान देना है, एक दो बार आपको इसका पढ़ना है, रिवाइज करना है कि आखिरकार दिया क्या है हमारे सिलेबस में। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब अगर आपके टीचर को सिलेबस अच्छे से पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। एक तो पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस भी पता होना चाहिए। मैं किसी भी बच्चे से कमेंट में पूछ सकता हूँ कि क्या ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है या नहीं। अगर किसी ने कह दिया हुआ है तो फिर भाई वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मार तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जब कभी भविष्य में मिलोगे तब उधार रहेगा। ओके, अब बात आती है, अब हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, कि 2022 में किससे कितना क्वेश्चन आया है और 2023 में कितना क्वेश्चन आया है। आइए उन्हें भी देख लेते हैं। आप लोग उत्सुक रहते हैं, सर बताइए ना 2022 में किससे क्वेश्चन आया है। CUT पेपर एनालिसिस 2022 का, ठीक है। देखिए गद्यांश से आप लोगों के 3 टोटल आ रहे थे, ठीक है। 3 आपका गद्यांश से आ रहा था, 3 पद्यांश से आ रहा था। बिल्कुल ऐसा पूरे शिफ्ट में देखे गए हैं। जो आपका 19 को हुआ है, 4 को हुआ है, 30 को हुआ है, 26 को हुआ है, 24 को हुआ है। सेम यही आपका पैटर्न फॉलो किया है सभी पेपर में, ठीक है। फिर बात करें पर्यायवाची की, तो 19 जुलाई को इसने एक भी पर्यायवाची नहीं, 19 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसमें एक भी पर्यायवाची नहीं पूछी, 4 को भी नहीं पूछी। 30 अगस्त में सीधे 4 पूछ ली, 26 को 1 पूछ दी, 24 को 1 भी नहीं पूछी। फिर विलोम 19 को तो 4 पूछ लिए, फिर 4 पूछ लिए, फिर 4 पूछ लिए, लेकिन फिर 26 को 1 पूछा और 24 को 1 पूछा। आइए फिर और देखते हैं। 19 को संधि 4 पूछी और 4 को संधि 1 पूछ दी, संधि 1 पूछ दी, फिर 30 को 4 पूछ दी, 26 में पूछी ही नहीं, 24 में 1 पूछी, ठीक है। फिर बात करें यहाँ समास की, 19 को तो समास इसने पूछा ही नहीं, 4 को तो इसने पूछा ही नहीं, 30 को इसने 4 समास पूछ दिए। जो आपका 30 तारीख को पेपर हुआ उसमें 4 समास पूछ दिए, 26 को 2 समास पूछे और 24 को 1 समास पूछा, ठीक है। बात करें अलंकार की, तो 19 को जो पेपर हुआ बच्चों ने दिया उनसे 4 अलंकार पूछे, लेकिन 4 को 1 भी नहीं पूछा, 30 को 1 भी नहीं पूछा, 26 को 1 भी नहीं पूछा, 24 को 1 पूछा है। यानी कि निष्कर्ष पता है क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, जो बच्चा अलंकार पढ़ के जा रहा है, पूरा मेहनत लगा रहा है, ठीक है ना, उससे अलंकार पूछ ही नहीं रहा है। कोई पढ़ के जा रहा है तो उसको पूछ लिया, चलो ठीक है। मान लीजिए किसी का अलंकार उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके पेपर में 4 पूछ दे रहा है, और किसी का अलंकार अच्छा नहीं है और उसके पेपर में पूछ ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उसको तो प्रॉफिट हो जा रहा है। यानी कि सभी के साथ समानता नहीं बरती जा रही है, भेदभाव हो रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन देखकर, ठीक है ना। तो बड़ी ही अनिश्चितता देखने को मिली। ओवरऑल हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब इसको निष्कर्ष देखकर यह भी आपके दिमाग में आता है, सर हम कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें, किस पर ज़्यादा फोकस करें, यह भी तो दिमाग में आता है कि मान लीजिए हमें सर संधि समझ में नहीं आती है, तो क्या हम संधि को छोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि मान लीजिए क्या पता तुक्का लग जाए, मेरी क्लास में संधि एक भी नहीं आए, क्या पता सर हमें अलंकार ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो सर क्या हम अलंकार छोड़ दें क्या? क्योंकि देखिए एक ही शिफ्ट पे पूछा गया, क्या पता मेरा पेपर 26 तारीख को हो जाए, तो क्या पता मेरे में ना आए, क्या पता मैं भगवान मुझ पर आशीर्वाद बना दें और ऐसी कृपा करें वहीं से डायरेक्ट कि मेरे में पूछा नहीं जाए। तो सर इसको छोड़ सकता हूँ क्या? ये हाल है 2022 का। अब हम ज़्यादा इसका एनालिसिस, ठीक है, हमने इससे समझ लिया, ठीक है। ऐसा देखो आगे भी रहा है, पद का सही क्रम समानार्थी, यही हाल इनका देखिए रहा है। किसी में 4 पूछ रहा है तो किसी में पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, यही हाल रहा है आपका 2022 में, ठीक है। अब बात करें 2023 की, तो ये जो अनिश्चितता थी, कहीं कम पूछ रहा है, कभी पूछ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि एनटीए पहली बार पेपर ले रहा था, उसके ऊपर भी बर्डन था, उसे पेपर कराना है, फिर पेपर सेट भी करवाना है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बौखलाए हुए थे कि कहाँ से रखें कहाँ से ना रखें, एक तरह से खाना पूर्ति कर दी, पेपर बना दिया। लेकिन जहाँ 2023 का पेपर उसने दोबारा कंडक्ट करवाया तो संभला, उसने कहा नहीं भैया ये अनिश्चितता आ रही है ना। तो उसने क्या किया, देखिए सभी जगह एक जैसे नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपठित गद्यांश से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
सभी में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपठित पद्यांश से 5 क्वेश्चन, सभी में 5 क्वेश्चन। अलंकार से सभी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है। रस से 1 1 1 1 1 2 1 2 का अंतर चल जाता है, ठीक है ना। 1 2 का ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। हाँ, मान लीजिए यहाँ 1 पूछा वहाँ 5 पूछ दिया तो वो नहीं चलने वाला, ठीक है। उसके बाद छंद 1 1 1 सभी में, ठीक है। संधि 2 2 2 2 2 2, ठीक है। समास 2 2 2 2 2 2 सभी शिफ्ट में एक जैसे। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। जो बच्चा सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करेगा, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, एक भी टॉपिक छोड़ेगा नहीं, उसी का कल्याण होने वाला है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं अलंकार को छोड़ दूं तो नहीं काम बनने वाला, क्योंकि उससे भी 2 क्वेश्चन आने वाला है। बात रही उसके शिफ्ट की, तो उसके शिफ्ट में भी आने वाला है, क्योंकि अब भेदभाव नहीं चल रहा है कि हम तुम्हारे में अलंकार रखेंगे, किसी में अलंकार नहीं रखेंगे। ये समझ में आ गया। यानी कि एक निश्चितता रखी जा रही है क्वेश्चन की, ठीक है। सभी में समान है। लिंग में पूछा गया है 1 1 1 1, हालांकि इसमें नहीं पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि किसी में एक ही तो नहीं पूछा गया है, तो ये इतना चल जाता है। बहुत ही बढ़िया किया है एनटीए ने, इस सब में बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल जानना चाहिए कि बच्चे को ऐसा पूछ दे रहा, किसी में पूछ दे रहा समासी समास, तो क्या बच्चे को समासी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। उसको चेक करना चाहिए कि बच्चा एडमिशन ले रहा है तो संधि पता होनी चाहिए, समास सभी का जानकारी होना चाहिए। सिर्फ अलंकार ही जान के उसका एडमिशन ले लोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी आगे वही हाल रहा है। वचन में 2 1 1 1, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। संक्षेप में अगर हम निष्कर्ष निकालें तो बिल्कुल सही है। वर्तनी की बात करें तो 1 वर्तनी 1 1 1 पूछी गई हैं, बहुत बढ़िया। अब आता है आपकी विलोम शब्द, देखिए 2 2 2 1 2 2, ठीक है। पर्यायवाची भी आपकी 2 2 पूछी गई हैं, इसमें 3 पूछ दिया है। पहले भी कहा कि 1 2 का अंतर तो हो ही जाता है। मुहावरे भी देखिए इसमें 2 2 2 2 2 2, यानी कि कहीं ना कहीं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी शिफ्ट में बराबर रखना चाहता है, ठीक है ना। अनेक शब्दों के एक शब्द देखिए बिल्कुल वैसे ही पूछे गए हैं, बाकी सब वैसा ही। साहित्य का देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साहित्य के लिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, जितना मैं करा दूंगा उससे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 99% कहता हूँ, 1 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए तो नहीं कहता, क्योंकि ऐसे नहीं पूरा 100% आप कह सकते हैं। 1%, हालांकि मैं पूरा 100% का प्रयास करूँगा, ठीक है, समझ सकते हैं ना, लेकिन 1% तो बचाना ही चाहिए, ठीक है। एक 99.99 कर सकते हैं, ठीक है। साहित्य से 2 2 3 2 2, इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यानी कि निष्कर्ष यह निकला कि आपको सभी विषय पर, सभी टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उस टॉपिक से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये होगा, सर क्या 2023 में, सॉरी 2024 में 2023 जैसा पैटर्न फॉलो होगा या 2022 वाला? तो बिल्कुल निश्चित है 2023 वाला पैटर्न ही फॉलो होगा, कि 2022 में ऐसा हो गया था क्योंकि एनटीए ने पहली बार पेपर कराया था, तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसने गलती को अपने सुधार लिया है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दे, किसी में कम कर दे, किसी में ज़्यादा कर ले, तो इसलिए कहता हूँ हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। अगर समास देने जा रहे हैं तो समास इतना अच्छे से पढ़ के जाएँ कि चाहे उससे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, चाहे 4 क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो उन्हें उठेगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। क्लियर है ना। ये हो गया हम अच्छा खासा एनालिसिस। आप इस एनालिसिस को और देखिएगा और अपने से भी कुछ समझिएगा। मैंने जितना समझाया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ही निष्कर्ष हम लोगों को निकालना है, ज़्यादा नहीं निष्कर्ष निकालना, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया निष्कर्ष। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, रणनीति क्या होने वाली है। रणनीति इस क्लास की क्या होने वाली है, ठीक है ना। इस क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों को होता है सर सिर्फ MCQ ही कराएंगे या फिर थ्योरी भी पढ़ाएंगे, जिस तरह ऐप में पढ़ाई जाती हैं, है ना, सिस्टमैटिक ढंग से। तो यही सब बताऊंगा, ठीक है। तो आइए, बिल्कुल है आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी।
रणनीति को अंग्रेजी में स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग घबरा मत जाइएगा, हिंदी से भी जागरूक हो जाइए, ठीक है। तो बिल्कुल थ्योरी भी बताऊंगा, और विद कॉन्सेप्ट, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वह भी मैं आपको अंडरलाइन करवा के पीपीटी के रूप में अवेलेबल करवाऊंगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा ना समझे कि हम लोगों को कंटेंट कम मिल रहा है, समझाया कम जा रहा है, ऐसी शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चे, बस विश्वास रखिए, ठीक है ना। थ्योरी विद कॉन्सेप्ट। फिर जैसे कोई टॉपिक आया, ठीक है, जैसे संधि आ गई, एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे संधि आ गई तो संधि को थ्योरी से तो समझाऊंगा ही, ठीक है। जब पूरा समझ लेंगे, जितना भी उस दिन पढ़ेंगे उस क्लास में, ठीक है। जैसे स्वर संधि के बारे में पढ़ा तो स्वर संधि से संबंधित MCQ प्लस PYQ, ठीक है, 2022-23 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपके सामने लाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, देख लो, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बोलूँगा, ठीक है। और MCQ भी लाऊंगा, मतलब अपने से बनाए हुए नहीं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। और फिर कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष। फिर जब हाँ, एक बात और है, MCQ PYQ और आपको होमवर्क भी मिलेगा। जैसे अगर मैं 20 MCQ लाया हूँ आपके सामने और 15 करा पाता हूँ और समय के कारण 5 छूट जाते हैं, तो 5 आपको होमवर्क में दिया जाएगा। और होमवर्क में जो नहीं बनेंगे कल की क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो होमवर्क भी आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। होमवर्क से आप बच नहीं सकते हैं, इसे ऐड कर लीजिए। फिर अब यहाँ पर हम लोग की क्लास समाप्त हो जाती है। क्लास समाप्त होने से 5 मिनट जब बचेंगे तब हम लोग पूरा निष्कर्ष कर लेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ी, मान लीजिए संधि पढ़ी, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आय आदि, ऐसे निष्कर्ष कर लिया। वृद्धि में क्या होता है, दीर्घ में क्या होता है, गुण में क्या होता है, ऐसे उसका क्विकली रिवीजन कर लेंगे, है ना, रिवीजन। और जब कल की क्लास भी शुरू होगी तो कुछ बच्चे शुरू में आ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं, तब तक हम बात ना करने की बजाय उनका रिवीजन कर लेंगे। तो एक क्या है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, एक लयबद्धता बनी रहेगी, है ना। तो रिवीजन होता रहेगा और एक अच्छा भी लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। देखिए, आप लोग किसी भी सीरियल को देखते होंगे तो क्या होता है ना, आपको जब नया सीरियल दूसरे दिन का देखते होंगे तो एक रिप्ले दिखाया जाता है कि पिछले दिन क्या हुआ, तो पूरे दिमाग में घूम जाता है, पूरी स्टोरी बन जाती है, ठीक है। फिर जब आप सीरियल को देखते हैं तब एक नया ही आनंद, एक नए ही उत्साह के साथ आप उसको देखते हैं और आनंद भी मिलता है। तो वही हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। बात रही टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो ये टाइम मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए भी लिखा हुआ और अपने लिए भी लिखा हुआ है। बच्चों, जब भी मैं कोई क्लास लूँ तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है, तुरंत कमेंट नहीं कर देने हैं, धैर्य बना के रखना है। अंत में क्वेश्चन लूँगा क्योंकि मुझे 1 घंटे में बहुत कुछ कराना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक हम लोगों के सामने चुनौती रहेगी और आप लोगों के सामने भी, बिना आप लोगों के सहयोग से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पूछ देगा, सर संधि पढ़ाने वाला हूँ, बच्चा कह देगा सर स्वर संधि क्या होती है। बच्चा धैर्य रखो, स्वर संधि तो आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, और जब संभव ऐसे होते होते चले जाएंगे तो बिल्कुल हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये तो मेरे लिए हो गई, क्लास का टाइम मैनेजमेंट हो गया। एक टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए भी रहता है कि आप लोग पेपर में कैसे किस पर समय देना है, किस पर समय नहीं देना है। हालांकि अपठित गद्यांश और पद्यांश में बच्चों से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए हैं तो 15 लग गया, 12 लग गया, बच्चे वहाँ पर घबरा जाता है। इन सब पर भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना, कि आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। पेपर में पूरा हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ भी आपको ज़्यादा समय लग जाए तो घबराना नहीं है। अगर कहीं ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कम लगेगा, विलोम शब्द में कम लग जाएगा, वहाँ तुरंत टिक कर देना है। क्योंकि अपठित गद्यांश में हम लोगों को काफ़ी सारा पढ़ना होता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये रही हम लोगों के सामने टाइम मैनेजमेंट की बात। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बिल्कुल अभी लेट नहीं हुआ है, आप लोग बिल्कुल, अभी समय बहुत है, पर्याप्त है हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना।
आराम से तैयारी कर सकते हैं। और 200 दोस्तों मतलब आपका मैं कह रहा हूँ ना 199 नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना, 199 नहीं होने दूंगा, 200 आएगा आपका। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना मैं पढ़ाऊँ उसका प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज में नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग, जब हम लोग की कल क्लास होगी तो एकदम पैटर्न आप लोगों के दिमाग में क्लियर रहेगा, सिलेबस क्या है वो भी क्लियर रहे, क्लैरिटी रहेगी, है ना, और रणनीति क्या है आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सर पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू कराएंगे, फिर कंक्लूजन बताएंगे, है ना। अब जब मैंने एमसीक्यू पढ़ाया नहीं, आप लोग पैक करने लगे, ठीक है। अब तो क्लास खर समाप्त होने वाली है, कोई पानी पीने जाने लगा, कोई इधर जाने लगा, नहीं, अभी सर निष्कर्ष बताएंगे, ये दिमाग में रहना चाहिए, पॉइंट करेगा, है ना, वहाँ पर दिमाग में घंटी जाएगी। अभी तो बैठना है, सर निष्कर्ष बताएंगे, ठीक है ना। तो ये रही आज का हम लोगों का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी पहली क्लास है ये अच्छी लगी होगी और हम लोग आगे इसी तरह जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। CUT को लेकर आराम से धैर्य बनाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। बच्चे परेशान हो जाते हैं इधर उधर, नहीं, धैर्य बनाने की आवश्यकता है। धैर्य रखना और विश्वास, ये 2 चीज़ें रखिए, CUT आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी हम लोग तो आपके साथ जुड़े ही रहेंगे, पढ़ा ही रहे हैं, ओके। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए।